नमस्कार। आज की क्लास में हम पॉलिटी का टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से तैयार किया गया है, तो देखिए इस क्लास को आराम से। टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना। इंग्लिश में इसे हम प्रस्तावना को कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को पढ़ने से पहले ये चित्र जो है आपको समझाया जा रहा है, इससे आपकी ये समझ बनेगी कि संविधान के अंदर जो अनुसूचियां, अनुच्छेद, भाग, खंड, उपखंड या प्रस्तावना हम कहते हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, संविधान जो है उसको हम एक बुक की तरह मानेंगे और ये एक बुक ही है। संविधान में बिल्कुल आगे की तरफ एक पेज लगा रखा है, उस पेज का नाम है प्रस्तावना, जिसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ को आज पूरा रीडिंग करेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं वो हम देखेंगे। संविधान में पीछे की तरफ जो है पेजेस, उसमें लगा रखी हैं अनुसूचियां, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्स। और अनुसूचियों की संख्या जो है, मूल संविधान है उसमें 8 थी, वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 12। अब बीच में जो सब्जेक्ट मैटर है पूरा संविधान के अंदर, यहाँ देखेंगे तो सारा जो भाग है, सारे सब्जेक्ट मैटर को किसमें बांट रखा है? बड़े भाग जो है, बड़ी यूनिट्स है, उनको हम क्या कह रहे हैं? भाग कह रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? अनुच्छेद। भागों की संख्या यदि देखोगे तो कुल भागों की संख्या कितनी है? 22। और इसमें संशोधन होके भागों की संख्या हो चुकी है 25, लेकिन अंतिम भाग 22 ही है। बाकी जो 3 भाग हैं वो इन्हीं में उपभाग करके लगाए गए हैं। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद देखें तो संख्या कितनी है? 395। तो यहाँ यदि आप देख रहे हो, बाकी अनुच्छेदों की संख्या यदि बड़ी भी आपको मिलती है तो वो संशोधन करके अनुच्छेद में ही खंड और क्या जोड़े गए हैं? उपखंड। तो इस चित्र से थोड़ा सा पता चल रहा है कि संविधान एक बुक है, आगे एक पेज लगा हुआ है प्रस्तावना और पीछे क्या है? अनुसूचियां हैं, और बीच में है भाग, और भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद। तभी आप भाग पढ़ते हैं, जैसे भाग ए, एक भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, फिर भाग 2 आता है, भाग 3 आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, और भाग 3 में आप देखते हैं कि अनुच्छेद कहां से आते हैं? 12 से 35 तक। फिर आप भाग 4 पढ़ते हैं, वहां आता है 36 से 51 तक, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ से एक समझ बैठती है कि भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। अब ये चित्र इसलिए दिखाया गया क्योंकि प्रस्तावना टॉपिक आप पढ़ोगे तो पता चला आपको कि प्रस्तावना ना तो किसी भाग में है, ना ही किसी अनुच्छेद में है, ये सिर्फ एक आगे लगा हुआ पेज है। और इस पूरे पेज में इस संविधान का क्या है? सार है। संविधान का जो मूल दर्शन है, प्रिंसिपल फिलॉसफी है, उसकी समरी या उसका सार हमें एक पेज में दे रखा है, उसका नाम है प्रस्तावना। उसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्रीएम्बल, और उसी को हम बोलते हैं उद्देशिका। तो आप जब भी संविधान के बारे में पढ़ें, हमेशा इस चित्र को दिमाग में रखें। अनुसूचियों की बात आ रही है तो पीछे लिखी हुई है, अनुसूचियों का संबंध आपको अनुच्छेद से नहीं मिलेगा, अनुसूचियां किसी अनुच्छेद या भाग में नहीं है। और अनुच्छेदों की बात आए तो अनुच्छेद किसके अंदर होते हैं? भाग के अंदर होते हैं। उसके बाद अब देखिए आप, प्रस्तावना जो है इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल, सबसे पहली बात की ये क्या है। दूसरा सब टॉपिक बनाएंगे कि क्यों लगा रखा है ये पेज आगे, संविधान में आगे क्यों लगा रखा है। दूसरा, इसकी उपयोगिता क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे प्रस्तावना पे कई बार बहस हुई है कि ये संविधान का अंग है या नहीं है, क्योंकि चित्र के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि प्रस्तावना जो है किसी अनुच्छेद में नहीं है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे कि ये प्रवर्तनीय है या नहीं है। ये शब्द आपको समझाए जाएंगे कि प्रवर्तनीय शब्द क्या होता है। लास्ट वाला दे रखा है कि ये संशोधनीय है या नहीं है। तो ये सारे शब्द जो है प्रस्तावना से संबंधित हम पढ़ेंगे। और अब इसमें से आप पहला देखिए, इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहली बात, प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन की अभिव्यक्ति है। अब उसमें बात में आगे आपको ध्यान रखना है, हमारी जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा जो बैठी, संविधान सभा ने अपने समक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव, उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या चीजें लिखी हुई थी? संविधान का सार ही था या संविधान के मूल दर्शन ही था, कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सारी बातें लिखी हुई थी। उसी उद्देश्य प्रस्ताव का थोड़ा सा परिवर्तित रूप, यानी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी और क्या बना दी? प्रस्तावना। और उस प्रस्तावना को बना के कहाँ लगा दिया? संविधान के आगे। तो पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या है, तो पहला तो ध्यान रखना है कि संविधान के मूल दर्शन की अभिव्यक्ति है। दूसरा कह सकते हैं कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, उसी का थोड़ा परिवर्तित रूप है प्रस्तावना। अगला देखिए, इसमें फिर पूछा गया कि क्यों लगा रखा है आगे ये पेज।
तो इसमें ध्यान रखना है, जब हमने हमारा संविधान बनाया है तो कई अलग अलग देशों के संविधान पढ़े और उनसे हमने कई चीजें ली हैं। यूएसए के संविधान की बात करें तो यूएसए के संविधान में आगे प्रस्तावना लगी हुई थी, तो उससे प्रेरित होकर हमने भी हमारे संविधान में आगे क्या लगा दी, प्रस्तावना। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में आप देखते होगे आगे की तरफ एक पेज होता है जिस प्रीफेस कहते हैं, उसमें उस बुक का सार होता है कि बुक के अंदर क्या क्या मैटर है, बहुत छोटी सी समरी होती है। तो किसी भी दस्तावेज से पहले उसकी मूल विचारधारा आनी चाहिए, इसीलिए जो है संविधान के आगे क्या लगाई गई, प्रस्तावना लगाई गई। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो अब ये इतनी बातें पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम इस चित्र के माध्यम से पूरी प्रस्तावना ही पढ़ते हैं। क्लास 6 से लेके 10 तक जितनी भी आपकी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स, उसमें आप देखना आगे ये पेज लगा हुआ होता है जिसमें क्या लिख रखी है, संविधान की प्रस्तावना लिखा हुआ है। और एक चीज और ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य जो हैं संकल्प के रूप में भी ये भी आपको इन बुक्स में मिलते हैं, लेकिन उस समय हम इतना ध्यान से इनको पढ़ते नहीं है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब पता चलता है। तो ये सभी बुक्स में आपको मिलेगा। क्या लिखा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, और ये एक ही पैराग्राफ है, इतना ही, और इस पैराग्राफ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यदि आप इसकी रीडिंग अच्छे से कर लेते हो तो क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाते हैं। क्या लिखा है इसमें रीडिंग में, देखिए पहला है कि हम भारत के लोग। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि इस प्रस्तावना जो है इसकी शुरुआती जो शब्द है या लाइन है या वाक्यांश है वो कौन सा है, तो हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये कीवर्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको मैं सर्किल कर रही हूँ। क्या लिख रखा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और एक ऐसा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कितने कीवर्ड्स आए, 1 2 3 4 और 5। तो संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन सा न्याय दे रखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर दे रखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है, 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो यहां आप देख रहे हैं ये शब्द है, न्याय है, स्वतंत्रता है और समता है। समता यानी समानता। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। तो ये इतने शब्द जो हैं इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दे रखी है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। हिंदी वाली तारीख भी देखिए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतर्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जितने शब्द बताए हैं आपको, इन सब शब्दों से क्वेश्चन बनता है। तो एक बार इसकी रीडिंग आप यदि कर लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन शब्दों में आपको एक चीज और पता चल रही है, ये तारीख पता चल रही है। पूरे संविधान में जो है तारीख कौन सी मिल रही है आपको, 26 नवंबर 1949। पूरी तरीके से हमारा संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन जो है ये तारीख आपको इसमें प्रस्तावना में नहीं मिलेगी, कौन सी है, 26 नवंबर 1949। अगला देखिए, इसमें ये हमने रीडिंग कर ली है। अब इनकी एक एक बातें, सबसे पहले दे रखा है कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना से आपको क्या क्या पता चलता है। तो प्रस्तावना की उपयोगिता ये है कि प्रस्तावना से एक तो पता चलता है कि हमारी संप्रभुता का स्रोत क्या है। संप्रभुता शब्द अभी आपको समझाएंगे। दूसरा है इसका ऐतिहासिक महत्व है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। चौथा दे रखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, वो चीज भी हमें किससे पता चल जाती है, प्रस्तावना से। और लास्ट में दे रखा है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, उनका परिचय भी हमें कहाँ से मिल जाता है, प्रस्तावना से। तो शुरू में आपको बताया कि ये जो पेज आगे लगा हुआ है ये संविधान की मूल विचारधारा को बता देता है। तो संविधान के उद्देश्य, शासन व्यवस्था की प्रकृति, सभी चीजें यहाँ से पता चल रही हैं। अब एक एक करके पॉइंट पढ़िए। सबसे पहला दे रखा है कि संप्रभुता का स्रोत हमें पता चल रहा है। ये शब्द जो है संप्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हमारा देश बाह्य और आंतरिक
दोनों तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। दोनों तरीके से स्वतंत्र यानी विदेशी मामलों में और अपने आंतरिक मामलों में कोई भी निर्णय लेने की, स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है। भारत जो है किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। उसे यदि कोई विदेशी मामलों में निर्णय लेना है या आंतरिक मामलों में, उसके लिए वो स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रख रहा है। इसका मतलब वो क्या है, संप्रभुत्व संपन्न है या संप्रभुता है उसके अंदर। अब ये संप्रभुता भारत को किसने दी, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे वापस इसको, क्या लिख रखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना रहे हैं। यानी ये संप्रभुता किसने दी है, भारत के लोगों ने ही। संविधान सभा में जो बैठे थे वो भारत के नागरिकों के ही प्रतिनिधि थे और उन्होंने ही हमारे देश को क्या बनाया है, संप्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब भारत के नागरिक ही संप्रभुता का स्रोत है। तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि संप्रभुता का स्रोत तो भारत की जनता, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि संविधान का स्रोत कौन है, तो संविधान भी किसने बना के दिया है, भारत की जनता ने ही। प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि संविधान सभा में भारत की जनता के ही प्रतिनिधि बैठे थे। तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल गया पहला वाला। दूसरा देखिए, ऐतिहासिक महत्व है प्रस्तावना का, क्योंकि इसमें ये डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 और हिंदी वाली आपको याद रखनी है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। और इस दिन क्या किया गया संविधान को, यहाँ पे लागू शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा है, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और क्या किया है, आत्मर्पित। यानी तीनों शब्द अ से हैं, याद रखने हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया है, प्रस्तावना में क्या दे रखा है, तीनों शब्द दे देंगे और लास्ट में लिख दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं या तीनों सभी। तो इसमें ध्यान रखना है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन होंगे। अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट किया है, अधिनियमित का मतलब इनेक्ट किया है और आत्मर्पित यानी हमने हमारे को इस संविधान को क्या किया है, समर्पित किया है, इसी के अधीन रहेंगे हम अब। तो ये सारी बातें जो है ये ऐतिहासिक महत्व की आ गई। उसके बाद देखिए, संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। अब संविधान की व्याख्या कैसे होगी प्रस्तावना में, ये तो खाली एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसके लिए आप ध्यान रखो। एक चित्र बताया जा रहा है आपको। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय, उसके दो काम होते हैं। एक तो संविधान का संरक्षण करना। संविधान ये किताब है जिसमें ये सभी कानूनों में सर्वोपरि है, सभी कानूनों से ऊपर है और इस सर्वोच्च कानून है। इस कानून जो है इसी के अनुसार जो है हमारी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। अब ये कौन चेक करेगा कि शासन व्यवस्था इसके अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, तो ये काम किसको दिया गया है, न्यायपालिका को। और न्यायपालिका में सबसे उच्च स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है इसका संरक्षण करना। अब संरक्षण करना किस प्रकार से, आप ध्यान रखिए, शासन के जो 3 अंग हैं, 3 अंग कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें अलग अलग। इसका काम है कानून की रक्षा करना, इसका काम है कानून बनाना और इसका काम है शासन व्यवस्था चालू रखना। अब इसमें ध्यान रखना है आप कि तीनों अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये अपने क्षेत्र से परे होके भी काम करते हैं। और अपने क्षेत्र से परे होके काम करना, ये संविधान में जो भी प्रावधान दे रखे हैं उनके विरुद्ध यदि काम करते हैं तो कौन फटकार लगाता है, सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट इसका ध्यान रखता है, किसका, संविधान का। तो पहला काम तो हो गया संविधान का संरक्षण करना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जो है उसका काम होता है संविधान का निर्वचन करना। अब ये शब्द दे रखा है निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना, या इंग्लिश में बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, निर्वचन करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। अब निर्वचन व्याख्या कैसे, इसमें जो भी शब्द लिखे हुए हैं संविधान में, जो भी वाक्य लिखे हुए हैं, यदि वो स्पष्ट नहीं होते या संदिग्ध, उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो व्याख्या कौन करके देगा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संरक्षण भी किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने। अब व्याख्या कब की जाती है, ध्यान रखिए, भाषा यदि अस्पष्ट है या संदिग्ध है तो कौन सा केस बनता है, संविधान का सारवान प्रश्न। संविधान का सारवान प्रश्न उठ खड़ा होता है, तब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के 5 या 5 से ज्यादा, मिनिमम 5 या 5 से ज्यादा जजेस एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठते हैं, इसी को बोलते हैं संवैधानिक पीठ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक पीठ क्या होती है।
तो संवैधानिक पीठ यानी कोई निर्णय लेना है और उस निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 या 5 से ज्यादा जज एक साथ बैठते हैं और फिर किसी मामले पे निर्णय ले रहे हैं, इसका मतलब वो संवैधानिक पीठ बैठी है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है, संवैधानिक पीठ इतनी फ्री नहीं है कि कोई छोटे मोटे सिविल या क्रिमिनल केसेस के लिए बैठेगी। ये हमेशा कब बैठती है, जब संविधान का कोई सारवान प्रश्न उठ खड़ा होता है, यानी इस संविधान में कुछ वाक्य या भाषा अस्पष्ट लग रही है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है, तो उस समय कौन बैठती है, संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ का निर्णय अंतिम होता है क्योंकि संवैधानिक पीठ में 5 या 5 से ज्यादा जज बैठे हैं। अगर संवैधानिक पीठ का निर्णय जो है उसको बदलना है तो उससे भी बड़ी पीठ बैठनी चाहिए। मान लीजिए एक निर्णय है, उसको 7 जजेस की पीठ ने दिया, लेकिन अब इसका जो भी निर्णय है उस निर्णय को चेंज करना है तो 7 से ज्यादा यानी 9 जजेस, 11 जजेस या 13 जजेस की पीठ बैठेगी, तभी इसको चेंज किया जा सकता है। यानी संवैधानिक पीठ जो है उसका निर्णय अंतिम होता है और संवैधानिक पीठ का निर्णय चेंज करने के लिए उससे बड़ी पीठ बैठनी चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा चीज आपको बताइए, हम पढ़ क्या रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि संविधान की व्याख्या करने में कौन सहायक है, प्रस्तावना। कैसे सहायक है, यहाँ पे बार बार विवाद हो रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, भाग माने या नहीं माने, क्योंकि प्रस्तावना संविधान के आगे की तरफ लगी हुई है, ना तो वो भाग में है ना ही अनुच्छेद में है। तो इसमें कहा गया कि भाग तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें भी अभी केस पढ़ेंगे, जब भी इसमें कोई अस्पष्ट भाषा या आपको संदिग्ध भाषा लगे तो उस समय इसका अर्थ स्पष्ट करते समय किसकी रोशनी लेनी है, प्रस्तावना की, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान की मूल विचारधारा दे रखी है। तो ये आपको चित्र बना के बताया है कि प्रस्तावना की रोशनी में किसको पढ़ना है, संविधान को, इसकी मूल विचारधारा के अंडर में संविधान को पढ़ना है। ये बात कहाँ कही गई, बेरूबारी यूनियन वाद हुआ था, इसमें भी संवैधानिक पीठ बैठी थी। तो आपको ये वाद और इनके वर्ष याद रखने हैं और इनके जो इंपॉर्टेंट जो निर्णय होते हैं वो याद रखने होते हैं। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में क्या कहा कि अर्थ के निर्वचन में, निर्वचन यानी व्याख्या, तो यहाँ पे किसी वाक्यांश का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसकी जब व्याख्या कर रहे हो, व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की मदद ले सकते हो। यानी जो टॉर्च है वो कहाँ से आनी चाहिए, आपकी रोशनी कहाँ से, प्रस्तावना की रोशनी में इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता चला, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि संविधान की व्याख्या करने में कौन सहायक है, प्रस्तावना। इसका सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए संविधान में कोई ऐसा प्रावधान लिखा मिल रहा है जिससे ऐसे लग रहा है कि हमारा देश जो है किसी एक धर्म की तरफ झुका हुआ है, लेकिन फिर हमने इसे प्रस्तावना की रोशनी में पढ़ा तो प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, यानी हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म की तरफ इसका झुकाव नहीं है, सभी धर्मों के लिए इसने क्या कर रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। तो ये सारा क्लियर कहाँ से हो गया, प्रस्तावना से, क्योंकि वहां शब्द क्या दे रखा है, पंथ निरपेक्ष। ये आपको सिर्फ एक उदाहरण बताया है कि किस प्रकार से व्याख्या करने में सहायक है। अगला देखिए, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, प्रकृति कैसी है, हमारा देश कैसा है, संप्रभु है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा कैसा है, समाजवादी है, समाजवादी शब्द अभी आपको समझाया जाएगा। तीसरा पंथ निरपेक्ष है, चौथा लोकतांत्रिक है और पांचवा क्या लिख रखा है, गणराज्य। इन पांचों शब्दों को समझते हैं। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, ये पढ़ लिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी आंतरिक और बाहरी जो है संबंधित निर्णय है, स्वतंत्र निर्णय लेने की भारत ताकत रखता है और ऐसी ही शक्ति क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। और भारत को ये संप्रभुता जो है किसने दी है, भारत के लोगों ने। अगला 2 शब्द लिख रखे हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इस पूरी प्रस्तावना के अंदर एक तो ये समाजवाद, एक कौन सा है, पंथ निरपेक्ष, और एक कौन सा है, अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए, मूल संविधान के अंदर नहीं थे। आप जो पढ़ते हो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, और ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहलाता है। इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इस समय 3 शब्द इस प्रस्तावना में भी जोड़े गए थे और उनको हम ट्रिक से याद करते हैं, थोड़ा सा आपस करके याद करिए। आपस में अ बनाना है, अ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष और स से कौन सा है, समाजवाद। तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और उस एक बार संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द। इसको ऐसे मत याद कर लेना कि 3 बार संशोधन हुआ है, संशोधन एक बार और उसी के साथ कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द। और संशोधन कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला देखिए, इसमें तो यहां देखा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द आपको बाद में जोड़े गए हैं। समाजवाद शब्द जो है
इसका अर्थ होता है कि भारत के अर्थव्यवस्था के स्तर पे देखें हम तो यहाँ पे निजी क्षेत्र भी है, यानी निजी उद्यमशीलता भी है और साथ में सरकारी नियंत्रण भी है उसके ऊपर, यानी प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट के नियंत्रण भी हैं यदि प्राइवेट सेक्टर है। तो ये जो है ये विचारधारा क्या कहलाती है? समाजवादी विचारधारा। और ये किसमें दे रखी है हमें? प्रस्तावना में। अगला देखिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, इसके कौन कौन से सब पॉइंट्स निकाल सकते हो आप? दूसरी इसमें है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा ध्यान रखना है, भारत में नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा ध्यान रखना है, सभी नागरिक कोई सा भी धर्म अपनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। सर्वधर्म समभाव की जो है विचारधारा ली गई है। पंथ निरपेक्ष यानी ना तो कोई राजकीय धर्म है, नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और सभी नागरिक जो हैं कोई सा भी धर्म अपनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? मूल अधिकारों में मिलेंगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं, इनसे पता चलता है कि हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष। एक यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, ये शब्द है पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं लिख रखा। उसका कारण है, हमारा संविधान जो है गीता से भी प्रेरित है। हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है गीता, उसमें धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्म, यानी हम जो हमारे कर्म कर रहे हैं इसका मतलब हम हमारा धर्म निभा रहे हैं। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति यदि रहता है तो वो अपने माता पिता की सेवा करना और घर में बच्चों का पालन पोषण करना, ये सारे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो अपना धर्म निभा रहा है। और धर्म निरपेक्ष लिख दिया यानी वो अपने धर्म से परे हो गया, कर्म से परे हो गया। तो कर्म से परे होने की प्रेरणा जो है हमारा संविधान नहीं देता, इसलिए शब्द धर्म नहीं लिया। कौन सा लिया है? पंथ निरपेक्ष शब्द लिया है। धर्म निरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं है। फिर भी क्वेश्चंस कई बार गलत आते हैं तो आपको उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेकुलर। तो हमारी कंट्री कैसी है? सेकुलर। उसके बाद अगला शब्द ले रखा है कि हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चुनी जा रही है? जनता द्वारा। शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जनता द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ शासन जो लोकतंत्र है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। इसमें ध्यान रखना है, हमारे जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वही आगे जाके जो है राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये कैसा है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि एक तो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दूसरा ध्यान रखना है क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव जो है यहाँ पे संभव नहीं है। कुछ जो है जगह आपको आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष मिलेगा, कई जगह अप्रत्यक्ष, लेकिन मोटे तौर पे हमें मानना है कि कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्रफल जो है ये ज्यादा है। अगला देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? गणराज्य। गणतंत्र और लोकतंत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोकतंत्र का तो मतलब है जनता द्वारा शासन चलाया जाना, गणतंत्र अलग चीज है जिसको हम बोल रहे हैं रिपब्लिक। इसको ढंग से देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद जो कि राष्ट्रपति का पद है, ये पद वंशानुगत नहीं है, इसका निर्वाचन होता है। इस पद के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और राष्ट्रपति का जो पद है उसका कार्यकाल सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो 5 वर्ष के लिए, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे। यहाँ पे वंशानुगत का मतलब ऐसा है कि इसको आप बिल्कुल इस तरीके से याद रखिए कि गणतंत्र और राजतंत्र बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। राजतंत्र के अंदर क्या होता है कि राजा के परिवार से ही या तो उसका बेटा या उसका भाई जो है वो ही उस गद्दी पे बैठेंगे, यानी पद पे कौन है? उन्हीं के परिवार से बैठेंगे। पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है गणतंत्र में जो है पद वंशानुगत नहीं है, इसका क्या हो रहा है? निर्वाचन हो रहा है। यानी एक आम आदमी जो है यदि क्वालिफिकेशन रखता है जो संविधान में दे रखी है तो वो भी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ, ये जो गणतंत्र शब्द है इसका अर्थ जो है ये 3 लाइनें लिखी आ सकती हैं कि प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है गणतंत्र, या लिखा है हमारा देश गणतंत्र है, इससे आप क्या समझते हैं?
तो क्या क्या लिखा आ सकता है? पहला लिखा आ जाएगा कि सर्वोच्च पद जो है उसमें आम नागरिक भी जा सकता है। दूसरा लिखा आ सकता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। तीसरा लिखा आ सकता है कि राष्ट्रपति के पद का क्या होता है? चुनाव होता है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, इसीलिए हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है संविधान के उद्देश्य। ये उद्देश्य भी आपको प्रस्तावना में मिलेंगे। ये शब्द सारे पढ़े हमने। न्याय लिखा है, स्वतंत्रता लिखा है, समता लिखा है और बंधुत्व लिखा है। इसको एक बार देख लीजिए। ये देखिए, न्याय, कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये एक एक शब्द याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तीनों लिख दिया और नीचे लिखा होगा उपरोक्त सभी। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसको छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, सार लिखा जाता है ऐसे यार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस न्याय की बात की गई है। दूसरा फिर स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एक और है संविधान का उद्देश्य, कौन सा है? समता। समता किस किस की? प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। तो ये सारी चीजें अभी थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें देखिए, न्याय की बात कर रहे हैं तो ये तीनों शब्द याद रखेंगे, बाकी इसमें और डिटेल आपको बताते हैं। न्याय का मतलब यहाँ पे दो प्रकार के न्याय होते हैं। एक तो होता है प्रतिकारी न्याय, प्रतिकारी न्याय, ये बात तो होती है कोर्ट के अंदर। प्रतिकारी न्याय का मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको उसी मात्रा में क्या दो? सजा दो या दंड दो। ये तो प्रतिकारी न्याय। इसमें भावना होती है बदला लेना। क्या भावना है? बदला लेना। किसी ने अपराध किया है, किसी व्यक्ति को कष्ट दिया है तो उतनी मात्रा में उसको कष्ट दिया जाना चाहिए। एक न्याय होता है वितरण मूलक न्याय। वितरण मूलक न्याय जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जितने भी संसाधन हैं उनका न्यायपूर्वक क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए, सभी के बीच में न्यायपूर्वक वितरण। जैसे उदाहरण लीजिए, सामाजिक दृष्टि से देखें तो सामाजिक प्रतिष्ठा जो है सभी को बराबर मिलनी चाहिए, महिला पुरुष को, और जो आपके वंचित वर्ग हैं उनको। आर्थिक की बात करें तो आर्थिक में आप देखते हैं वितरण मूलक न्याय के अंतर्गत जो उच्च आय वाले लोग हैं होते हैं उनसे क्या लिया जाता है? इनकम टैक्स, आय कर लिया जा रहा है, और फिर उसका वितरण जो है सरकार की जो कार्य योजनाएं वगैरह चलती हैं उन योजनाओं के थ्रू गरीबों को वापस से दिया जा रहा है, यानी वितरण किया जा रहा है। तो आर्थिक स्तर पर वितरण कर रहे हैं। ऐसे ही राजनीतिक स्तर पर हम देखेंगे तो राजनीतिक पोस्ट जो है वहां पे आपको आरक्षण का प्रावधान मिलेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? न्यायपूर्वक वितरण करना इन चीजों का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का। तो वितरण वाला न्याय है यहाँ पे बदले वाला न्याय नहीं है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ये 5 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना में किस किस की स्वतंत्रता की बात की है या कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? तो 5 हैं। पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद अगला है आपका, तो स्वतंत्रता आप बाद में मूल अधिकारों में भी पढ़ोगे, और स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है? प्रस्तावना में भी की गई है। फिर बात करते हैं समता। समता यानी समानता, किस किस की? प्रतिष्ठा और अवसर की। अब ये 2 शब्द हैं, इनको ऐसे समझो जैसे कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। यदि आप पूरी क्वालिफिकेशन रखते हो जो उस एग्जाम के लिए चाहिए, तो आप सभी जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उन सबको बराबर अवसर मिलेगा। और बराबर अवसर के बाद यदि एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो जिस पोस्ट पे आप हो उस पोस्ट पे जितने व्यक्ति हैं उन सबको क्या मिलेगी? बराबर प्रतिष्ठा मिलेगी। तो प्रतिष्ठा और अवसर की सभी के लिए क्या है? समानता है। बंधुत्व की बात कर रहे हैं। बंधुत्व यानी भाईचारा। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि एक तो व्यक्ति की गरिमा जो है इसको ठेस नहीं पहुंचे, दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो? बनी रहे, ऐसा बंधुत्व होना चाहिए। ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सारे प्रस्तावना के अंदर हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद अगला देखिए, इसमें अगला है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो ये चीज आपको बताई थी चित्र के अंदर कि प्रस्तावना कहाँ लगे हुए है? आगे की तरफ, और उसकी वजह से बहस हो रखी है कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि ये ना तो किसी अनुच्छेद में है ना ही किसी भाग में है। तो इससे संबंधित जो है, इससे संबंधित
कई प्रकार के विवाद हुए हैं और उन विवाद से यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला है बेरूबारी संघवाद। इसमें इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, आगे की तरफ लगा हुआ है इसलिए संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारे केस वो हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी है, क्योंकि आपको बताया था संविधान से संबंधित कोई भी केस है या सारवान प्रश्न है संविधान से संबंधित तो उसके लिए संवैधानिक पीठ बैठेगी। तो उसमें आपको उस वाद का नाम याद रखना है, वर्ष याद रखना है और क्या निर्णय दिया है वो याद रखना है। और निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही देगी। तो इन्होंने तो कह दिया बेरूबारी संघवाद कब का था? 1960 का। कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में कहा कि भाग है। केशवानंद भारती केस था 1973 का। उसके बाद 1994 में फिर एक केस और आया, इसमें फिर संवैधानिक पीठ बैठी, एसआर बोम्बईवाद। इसमें कहा, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्या लाइन कही कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। अब इस शब्द को फिर ढंग से पढ़ना है। अभिन्न का मतलब जिसको भिन्न नहीं किया जा सकता। किसे अलग नहीं किया जा सकता? संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। और ये बहस भी क्यों छिड़ी आपको बता दिया था चित्र में कि संविधान प्रस्तावना आगे की तरफ लगा हुआ पेज है, उसका संबंध किसी भाग या अनुच्छेद से नहीं था, तभी ये बहस छिड़ रही थी। तो उसकी वजह से ये अलग अलग केसेस आए हैं। पहले कहा गया कि भाग नहीं है बेरूबारी संघवाद में, केशवानंद में कहा भाग है, और ऐसा ही बोम्बईवाद में क्या नाम लिया गया कि ये प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, इसकी भी बात करेंगे। तो प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, इसके लिए कुछ मामले आए। पहला लिखा है गोलक संशोधन का भी मतलब आपको समझना है। हम आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे 368। 368 में हमारी जो संसद है उस संसद को ये शक्ति है कि वो संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संशोधन करने का मतलब है कुछ ऐड कर सकती है, कुछ माइनस कर सकती है, या कोई परिवर्तन, कोई चेंज करना है तो कर सकती है संविधान में। यानी वो जो डॉक्यूमेंट है जिसका संरक्षण किसने कर रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और उसको अपडेट किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अब संसद में कौन बैठे हैं? लोकसभा राज्यसभा में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही बैठे हैं। यानी वो संविधान भी किसने बनाया था? भारत की जनता ने। और उसमें संशोधन भी कौन करने जा रहा है? भारत की जनता ही, लेकिन किसके थ्रू? संसद के थ्रू। तो संसद के पास ये शक्ति होती है और अनुच्छेद 368 में ये बात कह रखी है। अब इसमें ध्यान रखिए कि गोलकनाथवाद आया था 1967 में। इसमें कहा गया था कि संसद जो है कुछ मामलों को छोड़कर पूरे संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अब वो कुछ मामले कौन से थे? यहां था फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों को, मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं भारत की जनता को, उसको संसद नहीं छेड़ सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती, बाकी संशोधन कर सकती है। उसके बाद एक 24वां संविधान संशोधन हुआ, और 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। इसमें लिखा गया कि संसद जो है संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। अब यहां जो लिख रखा है कुछ भी संशोधन, इस कुछ भी का मतलब है पूरा संविधान भी पलट सकती है, यानी संसद जो है यहाँ सर्वोपरि हो चुकी है। तो यहाँ संसद हावी हो गई थी, और इसी को, इस संसद को जो है इसकी शक्ति को कम करने के लिए आगे देखेंगे केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में। इसमें कहा कि संविधान जो है संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन पुनर्लेखन नहीं कर सकती। पुनर्लेखन का मतलब इतनी भी शक्ति नहीं है कि पूरा संविधान ही उठा के साइड में रख दिया और नया संविधान लिख दिया। तो संसद जो है पुनर्लेखन नहीं कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और यहाँ पे कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है, इनमें भी संशोधन कर सकते हो, प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, सभी चीजों में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। ये बात किसमें कही गई है? केशवानंद भारती केस में। ये जो मूल ढांचे का कंसेप्ट है ये केशवानंद भारती केस में ही आया है। इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ध्यान रखना है, इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक मूल ढांचा जो है किस केस में आया। तो क्या कहा गया कि संशोधन कर सकते हैं लेकिन पुनर्लेखन नहीं कर सकते।
और संशोधन सब फंडामेंटल राइट प्रस्तावना सब में कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकते। मूल ढांचे की परिभाषा आज तक नहीं बताई गई है। जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि मूल ढांचा क्या है, तो कहा कि समय समय पर बताते रहेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये काम कब हुआ? 73 में बताया, तो 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हो गया था, जो हमने अभी पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, आपस, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और कौन सा था? समाजवाद। और अभी तक जो है प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। तो ये कंप्लीट जो है प्रस्तावना का आपको बता दिया। एक लास्ट पॉइंट और है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है, या अप्रवर्तनीय है। इस शब्द का इंग्लिश वर्ड होता है एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल यानी लागू कराना। प्रस्तावना में जितनी बातें लिखी हैं, हमने पढ़ी हैं, यदि वो लागू नहीं होती हैं तो उसकी कहीं गारंटी है क्या संविधान में उसको लागू कराने के लिए? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि तो प्रवर्तनीय है, जिसको हम मूल अधिकारों के इसमें लेंगे। मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद हैं। इसी में एक अनुच्छेद है 32 आप पढ़ते हैं तो वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और आपके मूल अधिकार जो है आपको दिलाएगा। ऐसे ही एक अनुच्छेद और है 226, उसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आपको ये पता चला कि ये जो प्रावधान दे रखे हैं भाग 3 के अंतर्गत, इनको लागू करवाया जा सकता है यदि ये लागू नहीं है। इसका मतलब ये कैसे हैं? प्रवर्तनीय हैं। प्रवर्तनीय हैं, वाद योग्य हैं, या बोल दो एनफोर्सेबल हैं। अगला है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनकी बात करें तो ये भाग 4 के अंदर है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है। इनके लिए यदि देखोगे तो 36 से 51 में एक बीच में अनुच्छेद आएगा 37। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है साफ साफ कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किसको निर्देश दिए गए? राज्य को, कि नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हैं तो मूलभूत महत्व के, मूलभूत महत्व के होते हुए भी अपरिवर्तनीय है, यानी लागू कराने की कोई गारंटी नहीं है। तो इनके लिए शब्द लिख रखा है, कैसा है? अपरिवर्तनीय है। अब बात आती है मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य हमें बाद में दिए गए, 4A में जोड़े गए, भाग 4A बनाया गया, और उसी में अनुच्छेद बनाया गया 51A, उसी के अंदर सारे मूल कर्तव्य दिए गए, नागरिकों को दिए गए। नागरिकों के भी इसमें ये बाध्यकारी नहीं है कि वो कर्तव्य जो है उनका निर्वहन करें ही, तो इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा कि लागू कराना है या नहीं करा सकते। इसका मतलब ये कैसे हो गए? अप्रवर्तनीय। यही हालत किसकी है? प्रस्तावना की। प्रस्तावना के बारे में भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कि वो प्रवर्तनीय है या नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हमें क्या मानना है? कि अप्रवर्तनीय है। तो ये सारी बातें आपकी प्रस्तावना से संबंधित हो गई। एक बार फटाफट रिपीट कर लीजिए इसको। स्टार्टिंग से आपने क्या देखा है? संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले ये चित्र तो आपको हमेशा जब भी आप संविधान पढ़ें तो ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे अनुसूचियां बोलेंगे दिमाग में रहेगा पीछे लगी हुई है। भाग बीच में, भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद। आप अनुच्छेद पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग में ऐसा होना चाहिए कौन से भाग में आता है, या कोई भाग पढ़ रहे हैं तो ऐसे होना चाहिए कि इस भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना बिल्कुल आगे की तरफ एक पेज लगा हुआ है, प्रस्तावना की टोटल डिटेल हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। प्रस्तावना के इंग्लिश वर्ड आ गए, प्रियम्बल, उद्देशिका, बाकी इसको हमने पूरा इसके सबसेट बना के पढ़े हैं कि क्या है, क्यों लगा रखी है, इसकी उपयोगिता क्या है, संविधान का अंग है या नहीं है, और बहस क्यों हुई वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि पेज आगे की तरफ लगा हुआ है, ना तो किसी भाग से संबंधित है ना ही किसी अनुच्छेद से। जितने वाद हुए वो बता दिए, और उनके क्या निर्णय आए हैं, प्रस्तावना भाग है या नहीं वो बता दिए, प्रवर्तनीय है या नहीं है। एक पॉइंट आपका है संशोधनीय है या नहीं है, तो संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। तो ये सारी बातें जो है आपकी प्रस्तावना से संबंधित हैं। इसकी रीडिंग आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से हो जाते हैं। नहीं तो दिमाग में ऐसे रहता है प्रस्तावना कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं है, खाली एक पैराग्राफ है जो आपको सभी बुकों में दे रखा है, आगे की तरफ पेज लगा रखा है। तो ये बहुत ही बेसिक क्लास है। पॉलिटी का कोई भी आप टॉपिक शुरू करें उससे पहले ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। और वो जो चित्र है
जिसमें आपको संविधान का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है वो अच्छे से याद होना चाहिए। धन्यवाद।